हेलो ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं RSM SSB JEE सिविल डिग्री का जो एग्ज़ाम हुआ है 18 मई को। पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हम लोग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन राजस्थान, ये है 56.43%। विच ऑफ द फॉलोइंग लोक देवी मेजर टेम्पल पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा नहीं है? तो ये पहला, ये जासोल या बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये है बहरौर डिस्ट्रिक्ट में, बहरौर डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए ये इनकरेक्ट मैच। हु रोड द दुबिधा स्टोरी ऑन विच फिल्म वॉज मेड, तो ये है विजयदान देथा। टोटल लेंथ ऑफ रोड इन राजस्थान एज ऑन 31 मार्च 2020, ये है 269,028.16 किलोमीटर। द लोकल नेम ऑफ स्टीप स्लोप एंड इरोडेड हिल्स इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट, इसको हम क्या कहते हैं? भाकर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। इससे जो चेयरपर्सन होता है वो होते हैं CM, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है मेंबर, कैबिनेट मिनिस्टर भी होता है, बट जज ऑफ हाई कोर्ट नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा B। ऑन विच डेट राजस्थान गारंटेड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 केम इनटू फोर्स, तो ये 14 नवंबर 2011 को आया था। झोरावा फोक डांस आर रिलेटेड विद, झोरावा जो है, झोरावा फोक डांस है, वो किससे संबंधित है? तो ये है जैसलमेर से संबंधित, जैसलमेर का है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड टू इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ वाटर इन बिलासपुर डैम, ये बहुत पॉपुलर था। यह है ब्राह्मणी बनास रिवर को मर्ज करके। हूँ गौड़ी किन पीवरी नोवेल वॉज रिटन बाई, ये किसने लिखा है? ये लिखा है यादवेंद्र शर्मा चंद्र जी ने। भेड़ की खेरी, जो खेरी नस्ल है, ब्रीड है ऑफ सीप है, वो कहाँ पे देखने को मिलता है हमें? तो ये देखने को मिलता है जोधपुर में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में और पाली डिस्ट्रिक्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ नॉट लोकेटेड ऑन नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे 8, NH8 पे कौन सा इसमें सिटी देखने को नहीं मिलता है? तो पाली इसमें से देखने को नहीं मिलता है, बाकी सब है। ब्यावर भी है, अजमेर भी है, जयपुर भी है, पाली नहीं है। विच रूलर ऑफ जयपुर एस्टेब्लिश्ड द अल्बर्ट म्यूजियम, अल्बर्ट म्यूजियम को किसने एस्टेब्लिश किया था? ये किया था सवाई राम सिंह टू ने। नेक्स्ट है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर डज नॉट पासेस फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है इसमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में से पास नहीं होता है? तो ये झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से पास नहीं होता है, बाकी भीलवाड़ा, कोटा, सिरोही से पास होता है। चिकनी कोतली ये क्या है? ये एक वेडिंग रिचुअल है, शादियों में किया जाने वाला एक रस्म है। इन विच एग्रो क्लाइमेट रीजन ऑफ राजस्थान जयपुर, दौसा एंड अजमेर आर इंक्लूडेड, कौन से क्लाइमेटिक रीजन में ये 3 जगह आते हैं? तो ये आते हैं सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप और डिस्ट्रिक्ट का जो मैच है वो कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, मतलब सही से मैच नहीं किया गया है, ठीक है? तो ये है BSHW के साथ जयपुर का जो मैच है वो इनकरेक्ट है। विच डायलैक्ट डिड ग्रीशोन ऑल्सो कॉल्ड भीली डायलैक्ट, भीली डायलैक्ट जो है वो इसमें से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वागड़ी को। हु रोट सुधा प्रबंध, सुधा प्रबंध किसने लिखा है? तो ये है कुंभा ने लिखा था। व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 243(5), जो इसका सेक्शन पार्ट 5 है, उसमें क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी मेंबरशिप, किस कंडीशन में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस और डिस्ट्रिक्ट के साथ इनकरेक्टली मैच है, नॉट करेक्टली मैच्ड है, वो बताना है। तो ये है किरादू टेम्पल, जलवाड़ डिस्ट्रिक्ट का जो करेक्ट मैच नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, मनी बिल कौन डिसाइड करता है? ये लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं। प्रेजेंटेड बाई मिनिस्टर, ये राइट है। सेल्फ पास्ड आफ्टर 14 डेज, बिल्कुल इसको हम रोक नहीं सकते, 14 डेज से डिले नहीं कर सकते। प्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर,
एनी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव कैन प्रेजेंट इट, नहीं ये गलत है, गवर्नर के परमिशन से होता है, तो कोई मेंबर नहीं कर सकता, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही कर सकते हैं, चाहे वो विधानसभा में हो या फिर लोकसभा में हो। द प्लेस ऑफ ए स्पिरिचुअल प्रीचिंग इन दादू पंथ इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अलख दरीबा। नेक्स्ट पूछा है कजली तीज फेस्टिवल ऑफ बूंदी इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये कब सेलिब्रेट होता है, इसमें से मतलब तिथि पूछा है बेसिकली, तो ये सेलिब्रेट होता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष को 3rd को, ठीक है। नेक्स्ट है धुंधलोड इज ए फेमस फॉर, धुंधलोड जो है वो किसके लिए फेमस है, तो ये फेमस है हवेलीज एंड ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स के लिए, यहाँ पे हवेली और ट्रेडिशनल बिल्डिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्नामेंट इज नॉट वर्न अराउंड नेक बाय द वुमेन इन राजस्थान, जो नेक में पहनते हैं उनमें से इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, देवता नहीं है। द दुगाड़ी फोर्ट पेंटिंग आर एसोसिएटेड विद, तो दुगाड़ी फोर्ट जो है उसके जो पेंटिंग है दुगाड़ी फोर्ट पेंटिंग, इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, बूंदी स्टाइल का नहीं है, अलवर स्टाइल, किशनगढ़ स्टाइल भी है और मेवाड़ स्टाइल भी है, बूंदी स्टाइल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट्स और एक्सकवेटर करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है, अहर और एस्पीजियन का करेक्टली मैच्ड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज कॉल्ड वेल्लोर ऑफ राजस्थान, वेल्लोर ऑफ राजस्थान किसको बोलते हैं, तो वेल्लोर ऑफ राजस्थान बोलते हैं भैंसोड़गढ़ को, भैंसोड़गढ़ को बोलते हैं वेल्लोर ऑफ राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोग्राफी इज नॉट लोकेटेड इन अरावली रेंज, अरावली रेंज में इसमें से कौन सा टोपोग्राफी नहीं लोकेटेड है, इसमें यह आएगा मुकंदरा पहाड़ी, बाकी सब जो है ये इसी के रेंज में अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है। व्हेन वाज द बैटल ऑफ सुमेल फोर्ट, सुमेल का जो बैटल हुआ था वो कब हुआ था, ये हुआ था 1544 AD में। कर्पूरी देवी वॉज द मदर ऑफ राजपूत रूलर, कौन से राजपूत रूलर की माँ थी वो, तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। इन विच डिस्ट्रिक्ट अमेरिकन कॉटन इज प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, अमेरिकन कॉटन का जो प्रारूप है वो राजस्थान में किस डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है, तो ये है गंगानगर और बांसवाड़ा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ईयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट का नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा इंस्टीट्यूशन उस साल में नहीं बना था वो चेक करना है, ये है मारवाड़ हितकर्णी सभा, मारवाड़ हितकर्णी सभा। ये कब फॉर्म हुआ था 1867 में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि हम सबको पता है, ये पहला कंस्ट्रक्शन था जो फॉरेनर्स ने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो पूछा है कि ये ओरिजिनली पहले वहाँ पे क्या था, ओरिजिनली पहले संस्कृत कॉलेज था वहाँ पे, अभी भी उसमें क्या आपको कई सारी चीज़ इंटीरियर में आपको देखने को भी अभी भी मिलता है, तो ये संस्कृत कॉलेज था पहले। अच्छा ये बनाया कब गया था ये भी याद रखिए भाई, ये भी पूछते हैं, तो ये 1192 में बनाया गया था और ये 2.5 दिन में बनाया गया था, इसलिए इसका नाम पॉपुलरली 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाता है। चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट इज सिचुएटेड एट, चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट जो है वो कहाँ पे है, तो ये है चित्तौड़गढ़ में। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज गोइंग टू बिकम द 4th टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, अगेन ये बहुत पॉपुलर है, कभी न्यूज़ में भी था, ये है रामगढ़ विस्तारी। हाउ मच सरफेस वाटर ऑफ द इंडिया इज फाउंड इन राजस्थान, कितना है, तो 1.16% ओनली। व्हेन डिड द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स, कब आया था ये, इसके लागू का वर्ष पूछ रहा है, तो ये और डेट भी ऑन 1 जून 1993। परवन, निवाज और आहू आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, कौन सी नदी का ट्रिब्यूटरी है, तो ये ट्रिब्यूटरी किसका, काली सिंध नदी का। द रेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अब आते हैं सिविल के क्वेश्चंस पे। द रेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सुपर एलिवेशन क्या होता है फॉर्मूला, E + F = V²/127R। तो देखिए इसमें जो सुपर एलिवेशन वो किसके प्रोपोर्शनल है, V के डायरेक्टली, V² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द व्हीकल राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्व नहीं। तो आंसर कौन सा आएगा, 1 and 2 करेक्ट, मतलब बी। ड्यू टू द रिमोल्डिंग ऑफ द सॉइल द स्मीयर जोन इज फॉर्म्ड अराउंड द सैंड रेन ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन,
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्मीयर जोन। अब देखते हैं एक बार स्मीयर जोन बेसिकली होता क्या है। जब हम सैंड रेन बनाते हैं, ये सैंड रेन बनाते हैं, तो ये है इफेक्ट ऑफ स्मीयर जोन। कह रहा है स्मीयर जोन इज फॉर्म्ड अराउंड द सैंड रेन ड्यू टू रिमोल्डिंग ऑफ द क्ले कॉजिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेम स्टेटमेंट है। अ डिक्रीज इन द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, परमेबिलिटी में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है इन द रेडियल डायरेक्शन अकर्स ड्यू टू रिमोल्डिंग। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है रेडियल डायरेक्शन में। तो इसमें एक स्टेटमेंट है परमेबिलिटी का। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज नहीं, अभी हमने देखा डिक्रीज होता है। नेक्स्ट, the analysis is based on the assumption that clay in the smear zone has zero access pore water pressure inner body, inner boundary पे क्या है, zero access pore water pressure होता है, और टाइम डिपेंडेंट access pore water pressure किस पे होता है, आउटर पे। तो आउटर पे टाइम डिपेंडेंट और इनर पे जीरो pore water pressure। दो स्टेटमेंट देखते हैं। द क्ले इन द स्मीयर जोन हैज जीरो एक्सेस pore water pressure, आउटर पे नहीं, कहाँ पे होता है, जीरो, इनर पे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। द नेक्स्ट है द क्ले इन द स्मीयर जोन हैज टाइम डिपेंडेंट एक्सेस pore water pressure इन द इनर जोन, नहीं, इनर बाउंड्री पे क्या होता है, जीरो होता है, और आउटर पे होता है टाइम डिपेंडेंट। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए। लास्ट का बचता है सी, वो भी हम लोग देख लेते हैं, रेडियल डिस्टेंस। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द ड्रेन वेल टू द फार्देस्ट पॉइंट ऑन द स्मीयर जोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्मीयर जोन। ठीक है, इसकी जो नोमेनक्लेचर है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बस, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि द एक्टिविटी सी फॉलोज एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी डी। ठीक है, तो एक्टिविटी सी फॉलो कर रहा है किसको, ए को, मतलब ए पहले आएगा उसके बाद सी आएगा। तो देखो ए और फिर सी, तो ये एक्टिविटी ए और ये एक्टिविटी सी। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक्टिविटी डी फॉलोज एक्टिविटी ए एंड बी। अब एक एक्टिविटी डी है जो ए और बी दोनों को फॉलो कर रहा है। तो देखो यहाँ पे एक बी भी एक्टिविटी होना चाहिए, और क्या कह रहा है कि डी फॉलो कर रहा है ए और बी दोनों को। तो मान लेते हैं कि ये एक्टिविटी डी है, तो ये बी को भी फॉलो कर रहा है, और एक से एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे क्या हमें करना पड़ेगा, एक डमी एक्टिविटी ऐड करनी पड़ेगी, ताकि जब ए और डी फिनिश हो, ए और बी फिनिश हो, तभी डी स्टार्ट हो। ठीक है, तो ये डायग्राम देखते हैं कौन सा है, तो ये डायग्राम है बी। नेक्स्ट है अ कोलैप्सिबल सॉइल सबग्रेड सैंपल वाज टेस्टेड यूजिंग स्टैंडर्ड कैलिफोर्निया बेरिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट, सीबीआर टेस्ट है। कह रहा है कि इसकी सीबीआर वैल्यू फाइंड करो। हम सभी लोग जानते हैं कि नॉर्मली हम 2.5 पे फाइंड करते हैं, और 5 पे कम आता है सीबीआर वैल्यू, तो 2.5 और 5 दोनों पे फाइंड कर लेते हैं। मैक्सिमम जिसमें आएगा वो हम रिपोर्ट करेंगे। 2.5 के लिए क्या फॉर्मूला है, 54/0.8 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड लोडिंग, और वो कितना है, 1370। ये फाइंड करोगे आप तो आपको मिलेगा आंसर 4%। और 5 mm के लिए क्या है, 78 डिवाइड बाई 2055, इससे मिलेगा आपको 3.7 के आसपास समथिंग। तो 4% ज़्यादा है, तो ये आंसर आएगा 44 का डी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पर्टेनिंग टू द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट CU फॉर द फिल्टर सैंड। अब देखो इसमें से कौन सा सही है। तो स्लो सैंड फिल्टर के लिए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, D60/D10 की वैल्यू 1.8 to 2.5, एंड रैपिड सैंड के लिए कितना होता है, 1.3 to 1.7। इसका सिंपल मीनिंग है कि रैपिड सैंड फिल्टर में जो सैंड के पार्टिकल्स है छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू स्लो सैंड फिल्टर के, और ये वैल्यू आप याद रखो, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा सैंड फिल्टर से डायमेंशंस, फैक्टर्स, ये बहुत बार पूछा जाता है। पार्टिकल के साइज़ कितने होते हैं, लेंथ कितना होता है, विड्थ कितना होता है, बैक वॉशिंग में कितना वाटर यूज़ करते हैं, यही सब पूछे जाते हैं। तो आंसर आ जाएगा इसका 1 and 2 करेक्ट, तो आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है, इफ एच इज़ द हाइट ऑफ द वाटर ओवर द क्रेस्ट देन द डिस्चार्ज ओवर द रेक्टेंगुलर नोच। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पीछे भी डिस्कस किया था अपने वीडियोज़ में कि रेक्टेंगुलर नोच है, ट्रायंगुलर नोच है, उसमें से आपको डिस्चार्ज का फार्मूला भी पूछते हैं, और किसके प्रोपोर्शनल है वो भी पूछते हैं। तो एक बार हम लोग चल के देखते हैं। देखिए, अगर रेक्टेंगुलर हो तो रेक्टेंगुलर का डिस्चार्ज निकालने का फार्मूला ये है। तो कई बार पूरी फार्मूला भी पूछ लेते हैं, कई बार फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछते हैं, बट न्यूमेरिकल निकालना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, बिना कैलकुलेटर के न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं। इसलिए हम डायरेक्टली या तो फार्मूला पूछ लेंगे आपसे कौन सा सही है, या फिर आपसे एच का पावर पूछ लेंगे। तो रेक्टेंगुलर के लिए पावर है 3/2, ट्रायंगुलर के लिए है 5/2, और ट्रेपोजॉइडियल के लिए पावर क्या है, अभी इन दोनों का सम, इन दोनों का एडिशन हो जाता है। बट इसका इसलिए नहीं पूछते क्योंकि दोनों का सम है। लास्टली आता है सिपुलेटिव वियर। ये क्या है, एक स्पेशल टाइप है ट्रेपोजॉइडल वियर का, जिसमें 1:4 का रेशियो होता है। इसका जो रेशियो होता है 1 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल।
का रेशियो होता है, और इसमें थीटा एंगल जो होता है यहाँ पे 14 डिग्री होता है, θ/2, ये θ/2 है, वो 14 डिग्री है। तो इसका जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है वो सेम होता है जो रेक्टेंगल का होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ दो का ही याद रखना है बेसिकली, रेक्टेंगल में 3/2 पावर और ट्रायंगुलर में 5/2। तो यहाँ पूछा रेक्टेंगल का तो आएगा 3/2। प्रिंटर्स इंक एन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, चलिए देखते हैं। देखो ये है फ्लूइड की क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द शियर स्ट्रेस एंड इट्स स्ट्रेस। तो ये क्या है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन du/dy, और ये क्या है, शियर स्ट्रेस का प्लॉट है। 3 है, आप इसको याद कैसे रखो, DNP, ये न्यूटोनियन हो गया, ये डायलेटेंट हो गया, और ये हो गया सीडोप्लास्टिक। तो DNP, और इसको कैसे याद रखना है, RBT से। तो रियोप्लास्टिक, आइडियल प्लास्टिक, जिसे हम बिंगम प्लास्टिक भी कहते हैं, और थाइसोट्रोपिक, ये तीनों जो होते हैं वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है। इसका फॉर्मूला शियर स्ट्रेस का ये होता है निकालने का, और ये टाइम डिपेंडेंट होते हैं, ये तीनों, रियोप्लास्टिक, बिंगम प्लास्टिक एंड थाइसोट्रोपिक, ये तीनों टाइम डिपेंडेंट है। अब इसमें से पूछा क्या है, प्रिंटर्स इंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्रिंटर इंक किसका है। तो इसमें आप सभी के एग्जाम्पल याद रखो। डायलेटेंट का एग्जाम्पल क्या है, बटर एंड क्विक सैंड। बिंगम प्लास्टिक का सीवेज स्लज, ड्रिलिंग मड, टूथपेस्ट, जेल एटसेट्रा। स्यूडोप्लास्टिक का पल्प हो गया, पेपर पल्प हो गया, रबर सोल्यूशन हो गया, लिपस्टिक, पेंट, ब्लड, ये सब। थाइसोट्रोपिक एग्जाम्पल क्या है, प्रिंटर्स इंक एंड एनामिल्स। रियोप्लास्टिक एग्जाम्पल क्या है, जिप्सम सॉल्यूशन इन वाटर, बेंटोनाइट सॉल्यूशन। तो पूछा है प्रिंटर इंक किसका उदाहरण है, तो थाइसोट्रोपिक फ्लूइड का, थाइसोट्रोपिक फ्लूइड। नेक्स्ट चलते हैं 48th पे। क्या पूछा है, फॉलोइंग हेड टेस्ट। फॉलोइंग हेड टेस्ट का यहाँ पे नहीं, सॉरी फॉलोइंग हेड टेस्ट नहीं है, ये कंसोलिडेशन टेस्ट का है। प्रेशर लगाया गया, यहाँ पे चेंज दे रखा है आपको, एच में क्या चेंज आया, वाइड रेशियो में क्या चेंज आया। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, किसको फाइंड करने के लिए, सेटलमेंट को फाइंड करने के लिए। सेटलमेंट को फाइंड करने के 2 तरीके हैं, या तो अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ है तो MV को यूज़ करके हम फाइंड करते हैं, MV इंटू चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस इंटू H0। दूसरा क्या है, फाइनल सेटलमेंट यूजिंग वाइड रेशियो। वाइड रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला है, H0 इंटू चेंज इन द पोरोसिटी डिवाइड बाई 1 प्लस इनिशियल पोरोसिटी। बस तो यही फॉर्मूला है। अब इसमें कौन सा आंसर आएगा, A। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शंस ऑफ द 2 कैंटिलीवर बीम लोडेड यूनिफॉर्मली हैविंग रेशियो ऑफ देयर लेंथ 1/2 एंड देयर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो क्या पूछा है इसमें कि एक तो कैंटिलीवर बीम है और यूडियल लोड लगा है। तो कैंटिलीवर लोड लगा है, कैंटिलीवर बीम है और यूडियल लोड लगा है, तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WL⁴ डिवाइड बाई 8EI। तो यहाँ पे सिर्फ लेंथ चेंज किया है तो L⁴ की वेरिएशन होगी, और L/2 कर दिया तो L/2⁴ 2⁴ कितना हो जाएगा, 16 का वेरिएशन। तो आंसर आ जाएगा D। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होइस्टिंग इक्विपमेंट। होइस्टिंग इक्विपमेंट किसको बोलते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उठाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हो, कामशेल एंड ड्रैग लाइन, ये सब क्या है, एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट्स हैं। और डेरिक क्रेन या फिर गाइड डेरिक, ये सब क्या है, होइस्टिंग इक्विपमेंट है। द मिनिमम रेडियस ऑफ द वैली कर्व क्या होता है, हम जानते हैं कि L = V³ क्या होता है, लेंथ = V³/CR। तो यहाँ क्या पूछा है, मिनिमम रेडियस के लिए वैली कर्व में क्यूबिक पैराबोला अगर हो तो इक्वेशन क्या बनेगा, L/N। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजाइन आवरली वॉल्यूम फॉर द पर्पस ऑफ रोडवे फैसिलिटी। कौन सा यूज करते हैं, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, क्योंकि ये मोस्ट इकोनॉमिकल और सेफेस्ट होता है, क्योंकि इसमें ओनली 29 टाइम्स ही कंजेशन देखने को मिलेगा आपको 1 ईयर में। नेक्स्ट देखते हैं, टिम्बर कैन बी मेड रीजनेबल फायर रेजिस्टेंट बाई। टिम्बर का फायर रेजिस्टेंस प्रोसेस एक और पूछता है, क्या कौन सा प्रोसेस के थ्रू होता है, तो सर-एबल प्रोसेस होता है, सर-एबल प्रोसेस। और दूसरा क्या है, सोकिंग इट इनटू एल्यूमिनियम सल्फेट, सॉरी अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम डिप करके बाहर निकालते हैं तो टिम्बर जो है सफिशिएंटली फायर रेजिस्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट, इफ द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन ऑफ अ सॉइल इज 20 kg cubic centimeter per cubic centimeter when the tested with 30 centimeter dia plate, the corrected modulus of subgrade reaction for the standard। क्या बोला है इसमें कि 30 सेंटीमीटर डाया ऑफ द प्लेट के साथ K की वैल्यू फाइंड किया गया है, तो इसको हमें करेक्ट करके 75 सेंटीमीटर डाया के लिए करेक्शन करना है। तो क्या होता है फार्मूला, सिंपली K = जो इनकरेक्ट हमने मेजर किया है वो 20 इंटू जो इनकरेक्ट वाला डायमीटर था वो 30
डिवाइड बाई जो जिस डायमीटर के साथ हमें करेक्ट करना है 75, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 8 kg पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट है अ फिक्स बीम ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन इज कैरिंग पॉइंट लोड एट द मिड स्पैन। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, अब तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। कह रहे हैं कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपने रिड्यूस कर दिया हाफ पोर्शन के लिए तो फिक्स्ड एंड मोमेंट पे क्या असर पड़ेगा, ये इंक्रीज होएगा। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इन ऑर्डर दैट द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन द प्लेन ए बी। ये कैसा है, कैसा केस है, बाइक्सल स्ट्रेस है, दोनों एक्सिस पे स्ट्रेस लग रहा है, ऐसा केस है। इस केस के लिए हम नॉर्मल स्ट्रेस ऐसे फाइंड करते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस हम ऐसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। और रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होता है, इन दोनों का स्क्वायर रूट, ठीक है, सम का स्क्वायर रूट। अब देखो इसमें हमें क्या हटाना है, अब चूंकि यहाँ पे क्या बोला है कि ये सिर्फ ये टर्म रहे सिग्मा एन में से और ये टर्म रहे सिग्मा टी में से, मतलब ये टर्म 0 हो जाना चाहिए और ये साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाना चाहिए। तो साइन 2 थीटा मतलब साइन 90 1 होता है, तो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। सिमिलरली कॉस 90 कितना होता है 0, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ रही है जिस पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अकॉर्डिंग टू रैंकाइन फार्मूला मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन व्हेन क्यू इज इक्वल टू दिस मच गामा इज इक्वल टू 20 और फाई कह रहा है 30 डिग्री है। रैंकाइन फार्मूला क्या है, क्यू डिवाइड बाई गामा एस इंटू 1 माइनस साइन फाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 20 और ये अगर फाइंड करेंगे तो आएगा 1/3 का होल स्क्वायर, तो आंसर आएगा 1 मीटर। स्टीफनर यूज्ड टू प्रोवाइड लोकल रेनफोर्समेंट टू अ वेव अंडर शियर एंड बियरिंग। देखते हैं एस 800 क्या कहता है। यह एस 800 का क्लॉज नंबर 8.7.1.1, इसमें सभी स्टीफनर के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। डायगोनल स्टीफनर का देखते हैं डेफिनेशन क्या है, टू प्रोवाइड लोकल रेनफोर्समेंट टू अ वेव अंडर शियर एंड बियरिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल स्टीफनर। दिस इज कॉल्ड आंसर बी, डायगोनल स्टीफनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डेल्टा फॉर अ क्रॉप व्हेन ड्यूटी इज 864 और बेस पीरियड 120। ये बहुत सिंपल है, डेल्टा पूछा है और किस में पूछा है, सेंटीमीटर में, तो 864 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइड बाई 864। 864 यहाँ पे ड्यूटी कैंसल आउट हो गया, वो कितना बचा 120। अरेंज द इवेपोरेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। वाटर पे देखें तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, इथाइल अल्कोहल में देखें तो सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड है, बेंजीन में देखें तो ये वैन डर वाल फोर्स होता है और मर्क्यूरी में तो कोहेजन बहुत ही हाई होता है। तो देख लीजिए जिसमें वीक वैन डर फोर्स मतलब बेंजीन सबसे जल्दी इवेपोरेट होगा, सेकंड नंबर पे आएगा इथाइल अल्कोहल, थर्ड नंबर पे आएगा वाटर, फोर्थ नंबर पे आएगा मर्क्यूरी। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन कौन सा है इसमें से, ए 2143। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 2500, द रेट ऑफ फायर डिमांड यूजिंग क्विचलिंग फार्मूला। क्विचलिंग फार्मूला क्या है, तो क्विचलिंग फार्मूला है 3182 अंडर रूट पी। जब इसको आप फाइंड करोगे तो ये आएगा 159,100। अंडर रूट पी फाइंड करना आसान है, यहाँ पे हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई कर दो 3182 से। एज पर IRC द डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन फ्रॉम द प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, मतलब मिक्स्ड फ्लो के लिए बात कर रहा है। मिक्स्ड फ्लो के लिए तो क्या होता है, ओनली 75% हम वेलोसिटी कंसिडर करते हैं, तो ये आता है v²/225r। मिक्स्ड फ्लो के लिए v²/225r। असर्शन है, रीजन है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज स्टीफेंस मेथड, राइट, इन विच जॉइंट डिस्प्लेसमेंट आर फाउंड बाय अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट। द डिस्प्लेसमेंट एट अ जॉइंट मेंबर आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेंबर एट द फार एंड, बिल्कुल सही। तो दोनों इक्वेशन सही है बट इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कहीं से। आंसर आएगा डी, बोथ आर ए एंड आर आर ट्रू इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सही तो है दोनों बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ लेटरली अनसपोर्टेड बीम। चलते हैं IS 800 पे। IS 800 क्या कहता है कि दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द laterally unsupported beam, that means bending strength, design bending strength of laterally unsupported beam, whereas this MD can also be written as, यहाँ पे FVD जो है, क्योंकि FVD इज इक्वल टू क्या है, काई LT FY डिवाइड बाई गामा M नॉट। इसको हम इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, FBD को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इस फॉर्मूले से, तो भी हमें एक फॉर्मूला मिलेगा। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, 2 and 3 करेक्ट, तो आंसर आ जाएगा C।
नेक्स्ट है रूट जोन ऑफ इरिगेशन सॉइल हैज ड्राई यूनिट वेट दिस मच, फील्ड कैपेसिटी 20%, विल बी द डेप्थ ऑफ मॉइस्चर इन द रूट जोन एट फील्ड कैपेसिटी, एज्यूम यूनिट वेट ऑफ वाटर एज 10। फॉर्मूला क्या होता है, गामा एस डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू इंटू डी इंटू फील्ड कैपेसिटी, और अगर विल्टिंग पॉइंट भी होता तो इसमें से माइनस कर देते। तो गामा एस कितना है 15 डिवाइड बाई 10, पर मीटर डेप्थ पूछा है तो 1 रखेंगे यहाँ पे, इंटू फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी कितना है 20% मतलब 0.2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 300 mm पर मिनट। आंसर आएगा यहाँ पे मीटर में, इसको आपको mm में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। What will be the duration by which a completion time of an activity can be delayed without affecting the start of the any succeeding activity? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। इसको बोलते हैं फ्री फ्लोट। मैं आपको सारे फ्लोट का डेफिनेशन दिखाता हूँ। टोटल फ्लोट क्या होता है कि कंप्लीशन टाइम ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, मतलब किसी भी अदर एक्टिविटी प्रीसीडिंग और सक्सेडिंग किसी को भी अगर हमें डिस्टर्ब नहीं करना है तो उसको बोलेंगे टोटल फ्लोट। फ्री फ्लोट में मीन्स कि कोई भी एक एक्टिविटी को हम कितना डिले कर सकते हैं ताकि आने वाले जितने भी एक्टिविटी हैं उसका स्टार्ट टाइम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम EST इफेक्ट ना हो, उसको बोलेंगे फ्री फ्लोट। इंटरफेरिंग फ्लोट क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट बाई विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट बट विल कॉज द डिले टू द अर्ली स्टार्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। जो फॉलो कर रहा है एक्टिविटी, जो पीछे है एक्टिविटी, उसका EST इफेक्ट होगा, उसको बोलेंगे इंटरफेरिंग फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लो ना तो आगे का ना ही पीछे का, किसी को भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो आंसर आ जाएगा फ्री फ्लोट। एज पर द सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सप्रेशन फॉर ए लाइन बहुत ईजी है, 0.73 इंटू WL-20, सॉरी WL-10 नहीं 0.20, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ अ क्रॉप इज दिस मच व्हेन द बेस पीरियड 100, तो डेल्टा अगेन वही है फार्मूला। अगेन यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में चाहिए तो 864 इंटू 100 डिवाइड बाई 432, ये कट कर देंगे इसे और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 200। ये हो जाएगा बेसिकली कट के 2 इंटू 100 200। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट इज टू प्रोवाइड ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस फॉर अ रोड नॉट एक्सीडिंग अबाउट 100 मीटर्स, आंसर आ जाएगा डी। द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कॉन्टैक्ट विद एयर और मर्क्यूरी दोनों का याद रखते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर 19 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है 0.0736 न्यूटन पर मीटर, 20 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 19 डिग्री सेल्सियस पे ±1, और 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है 0.0589। सिमिलरली फॉर मर्क्यूरी इट इज इक्वल टू 0.4944 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन की वैल्यू। तो यहाँ पूछा 20 डिग्री सेल्सियस पे तो आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं सिग्मा CBC। जानते हैं कि मॉडुलर रेशियो इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC, 280/3 सिग्मा CBC। द आइटम दैट डज नॉट अपीयर इन द ड्राइंग एरिया, पिकअप बॉक्स क्रॉस हेयर भी दिखता है, नेविगेशन बार भी दिखता है। UCS आइकन क्या होता है, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये भी दिखता है हमें। तो तीनों ही दिखते हैं, नन ऑफ दीज आएगा इसका आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशन फॉर द पाइप नेटवर्क। 3 पाइप है, पहला कंडीशन Q1 Q3 बराबर होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, पाइप डायमीटर डिपेंड करेगा, तो ये आंसर गलत है। Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3, मतलब इसका जो डिस्चार्ज है इन दोनों के सम के बराबर होगा, ये आंसर राइट है। HF1 इज इक्वल टू HF3, बिल्कुल जब पैरेलली कनेक्टेड हो तो दोनों में हेड लॉस सेम होता है, तो ये भी सही है। HF1 HF2 और HF3 नहीं, HF1 और 3 तो बराबर है, HF2 बराबर नहीं, क्योंकि HF1 और HF2 ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में जब कनेक्टेड हो तो हेड लॉस बराबर नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट अगेन गलत हो गया। 2 और 3 ओनली राइट, तो आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट। तो 4 स्टेटमेंट है यहाँ पे। द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पाइप शुड बी डिजाइन फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड, द पाइप मीन्स टेकिंग वाटर। एक बार हम लोग देख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे मैंने सब कुछ को इंक्लूड कर दिया है। सोर्स ऑफ सप्लाई मतलब जैसे कि वेल होता है वो मैक्सिमम डेली कंजम्पशन के लिए होता है, पाइप मेंस जो होता है एंड फिल्टर एंड अदर ट्रीटमेंट यूनिट्स वो मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए होता है। पंप्स डिजाइन फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस सम एडिशनल रिजर्व फॉर ब्रेक डाउन एंड रिपेयर। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो शुड बी डिजाइन फॉर द मैक्सिमम आवरली ड्राफ्ट, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ द मैक्सिमम डे और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट विद फायर विच एवर इज मोर। सर्विस रिजर्वायर इज डिजाइन टू टेक केयर द आवरली फ्लक्चुएशन, फायर डिमांड एंड इमरजेंसी रिजर्वायर। ये सबका हमने एक बार चेक कर लिया। अब चलते हैं हम लोग आंसर पे। तो इसका आंसर अगर हम चेक करेंगे तो आंसर आ जाएगा यही है
जो फॉल्स है, बाकी सब सही मिलेगा आपको। ये मैक्सिमम आवरली डिमांड के लिए नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसके लिए होता है? मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट विद फायर विच एवर इज मोर। तो ये यहाँ पे इसलिए ये फॉल्स है। द गैरेट डायग्राम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर चैनल सेक्शन हैविंग साइड स्लोप ऑफ हाफ हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल के लिए। गैरेट डायग्राम किसका? कैनेडी थियरी का ग्राफिकल सॉल्यूशन है। Assumed standard deviation for M25 grade of concrete as per IS 10-262/2009। तो ये क्या है? ये वैसे 4, 5, 6 का डायग्राम है, लेकिन दोनों में आपको सेम मिलेगा। 10-15 के लिए 3.5 है, 20 और 25 के लिए 4 है, और उससे ग्रेटर के लिए 5 है। तो आंसर आएगा 4। डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन फॉर a 20 mm diameter deformed bar of grade 415 embedded in concrete of grade M25 whose design bond stress is 1.4। कंप्रेशन बोला है, पहली बात तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, 20 mm का बार है, Fe415 ग्रेड है, M25 कंक्रीट का ग्रेड है, और टाउ BD की वैल्यू 1.4 है। तो इसका हमें डेवलपमेंट लेंथ निकालना है। डेवलपमेंट लेंथ के लिए आज 4, 5, 6 कहता है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट लेंथ इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है 20 mm। सिग्मा एस क्या होता है? स्ट्रेस इन द बार एट द सेक्शन कंसिडर्ड एट द डिजाइन लोड, मतलब 0.87 इंटू FY, 0.87 इंटू 415, ऊपर का काम हो गया, डिवाइड बाई 4 इंटू टाउ BD डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। इसमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, अगर नहीं भी दिया होता तब भी 1.4 ही आता, क्योंकि एज पर एज कोड भी वही है 1.4। अब चलते हैं एडिशनल क्लॉज पे। एडिशनल क्लॉज क्या कहता है? फॉर डिफॉर्म्ड बार कन्फर्मिंग टू दीज वैल्यू सेड बी इंक्रीज बाई 60%। तो अगर डिफॉर्म्ड बार है तो हमें 60% इंक्रीज करना है, टाउ BD को इंक्रीज कर दिया। और कह रहा है कि अगर बार कंप्रेशन में है तो 25% और इंक्रीज करना है, तो 25% भी इंक्रीज कर दिया हमने। अब जो फाइनल इक्वेशन बनेगा, मतलब फाइनल आंसर आएगा, वही आपका सॉल्यूशन होगा। और ये आएगा कौन सा क्वेश्चन है? 77। ये आएगा 645 mm के बराबर। इन द PERT एनालिसिस द टाइम एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अक्यूरेंस, इंडिविजुअल एक्टिविटी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, और ओवरऑल प्रोजेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है मीन? इसका स्क्यूड कर्व, कि एक तरफ कहीं भी स्क्यूड होगा, या तो लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड पे। द वैल्यू ऑफ मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर द लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है, लेमिनार के लिए 1.33, टर्बुलेंट के लिए 1.2, तो लेमिनार के लिए 1.33। टोटल रिएक्शन टाइम फॉर नॉर्मल ड्राइवर टू कैलकुलेट स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना होता है? 2.5 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, कहीं और भी आया था रिसेंटली एग्जाम में। सीयर इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इसका मोमेंट डायग्राम, मतलब, और सीयर कैसे जनरेट होता है? बेंडिंग मोमेंट की वजह से, बेंडिंग मोमेंट एट टू एंड्स डिवाइड बाय द लेंथ। तो बेंडिंग मोमेंट पहले हम इसका फाइंड करेंगे, तो BA और AB इन दोनों का सम डिवाइड बाय लेंथ, तो ये हो गया इसका बेंडिंग मोमेंट। इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे चूंकि लोड नहीं है तो हम सिर्फ CD का फाइंड करेंगे, MCD, तो यहाँ से यहाँ तक बेंडिंग मोमेंट आएगा, और इधर की तरफ रिवर्स नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा? MCD डिवाइड बाई 4 प्लस P, ठीक है, प्लस P क्या है? लोडिंग है यहाँ पे, इज इक्वल टू 0, तो आंसर आ जाएगा B। नेक्स्ट देखते हैं, विच मेथड इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन ऑफ न्यू यंगर सिटी। न्यू यंगर सिटी के लिए कौन सा है? ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, और जो ओल्ड सिटी है उसके लिए अर्थमेटिक। मिनिमम डेली फ्लो अकरिंग थ्रू द सीवर ड्यूरिंग नाइट आवरली इज एज्यूम्ड एज 2/3 ऑफ एवरेज डेली फ्लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील के मैन्युफैक्चरिंग के कौन कौन से मेथड हैं? पहले तो वो देख लेते हैं। देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे लिख दिया, मिनिमम डेली फ्लो 2/3 ऑफ एनुअल एवरेज डेली फ्लो। तो डेली फ्लो के लिए के रिस्पेक्ट में 2/3 होता है। मिनिमम आवरली फ्लो हाफ होता है डेली फ्लो का, और मिनिमम आवरली फ्लो अगर हम डेली फ्लो की बात रेस्पेक्ट में ले तो 1/3 होता है। तो इसमें पूछा था मिनिमम डेली फ्लो एवरेज डेली फ्लो के रेस्पेक्ट में कितना होता है? 2/3। आते हैं स्टील के मैन्युफैक्चरिंग, इसमें से कौन सा प्रोसेस नहीं है? स्टील के प्रोसेस इतना है, LD प्रोसेस भी है, डुप्लेक्स भी है, क्रूशिबल भी है, और बेसरमेड भी है। LD प्रोसेस भी है, डुप्लेक्स भी है, क्रूशिबल भी है, सिंप्लेक्स प्रोसेस इसमें नहीं होता कोई भी। तो C आ जाएगा करेक्ट, इनकरेक्ट 1, मतलब करेक्ट आंसर। द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है? 1 - sin φ डिवाइड बाई 1 + sin φ। फाई की वैल्यू यहाँ पर 30 है, आंसर आता है
ये आप याद कर लो 30 डिग्री के पास 1/3 ही आता है हमेशा, और KP की वैल्यू 3 आएगा हमेशा। तो ये फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर मैक्सिमम टाइम आपको थीटा की वैल्यू, फाई की वैल्यू 30 डिग्री ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 1 लीटर ऑफ सीवेज व्हेन अलाउड टू सेटल डाउन फॉर 30 मिनट गिव स्लज। स्लज का वॉल्यूम गिवन है। इफ द ड्राई वेट ऑफ द स्लज इज 3 ग्राम देन द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। SVI पूछा है। तो SVI क्या होता है? अगर हम SVI देखें, देखो SVI क्या होता है? VOB डिवाइड बाई XOB। VOB क्या है? सेटल्ड स्लज वॉल्यूम, और इस केस में कितना है? 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 मिलीलीटर पर 27 मिलीलीटर पर लीटर, ठीक है। और जब हम इसको XOB को फाइंड करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, ये दिया हुआ है 3, तो 27/3 कितना आ जाएगा? 9। ये दिया हुआ है 3, तो आंसर आ जाएगा 9। तो ये सिंपल है, दोनों खाली डिवाइड ही करना था। द वाटर कंटेंट ऑफ द हाईली ऑर्गेनिक सॉइल डिटरमाइंड एट द ओवन। देखते हैं ओवर ड्राइंग मेथड। नॉर्मली जो इनऑर्गेनिक सॉइल होता है उसके लिए टेम्परेचर होता है 105 से लेके 110। जो ऑर्गेनिक सॉइल होता है उसके लिए टेम्परेचर 60 डिग्री रखते हैं, और जिस सॉइल के अंदर जिप्सम हो टेम्परेचर हम रखते हैं कितना? 80 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 24 आवर तक सैंपल ड्राई होना चाहिए ओवन में। आते हैं आंसर पे। किसके लिए पूछा है? ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, तो 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आंसर। इन हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन वंस द कॉम्युलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्रॉन द डिजाइन एडिक्वेसी इज चेक्ड एट विच परसेंटाइल। कितने डिग्री के लिए, कितने परसेंटाइल के लिए? 98th परसेंटाइल के लिए। जो भी ज्योमेट्रिक डिजाइन होते हैं वो 98th परसेंटाइल के लिए होते हैं। हाउएवर चेक इज डन ऑन 85th परसेंटाइल को क्या बोलते हैं? सेफ जोन। 85th परसेंटाइल को सेफ जोन होता है, बट डिजाइन हम करते हैं सेफ्टी फैक्टर के लिए 98th परसेंटाइल पे। अ कैनाल इज 80 किलोमीटर लॉन्ग, हैज एन एवरेज surface width 15 meter. If the evaporation measured in class A pan is 0.5, the volume of water evaporated in the month of 30 days. बहुत ही सिंपल है, इसमें तो आपको वॉल्यूम निकालना है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेटेड, तो लेंथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, डेप्थ निकाल लेंगे हम कैसे? इवेपोरेशन से, और लेंथ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो आंसर मिलेगा हमें। चलिए एक बार मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। 80 दिया हुआ है किलोमीटर में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 10⁴ मीटर में कन्वर्ट हो गया, इंटू 15 विड्थ है, इंटू 0.5 इवेपोरेशन कोफिशिएंट है, इंटू मतलब अगर ये सेंटीमीटर पर डे में, इसको हमें मीटर में चेंज करना है तो 10⁻⁻², और पेन कोफिशिएंट कितना है? 0.7, इंटू लास्टली कितने डेज में? 30 डेज में। 0.5 इंटू 10⁻⁻, हो गया। तो लास्टली हमें 30 डेज के लिए मल्टीप्लाई कर देना है। इसको जो आप सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 126,000। अ फ्रेम इज सोन इन फिगर इफ जॉइंट O इज द फ्रेम इज रिजिड। ये रिजिड है तो रोटेशनल स्टिफनेस सबको ऐड कर दो। ये हो जाएगा 4EI/L, ये हो जाएगा 4EI/2L, और ये हो जाएगा 3EI/L/2। तो इस सबको लिख के ऐड कर देना है। 4EI/L, फार एंड हिक्स फिक्स है तो 4EI/L, 4EI/2L क्योंकि यहाँ पे L है 2L, प्लस 3EI/L/2, तो L और 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 12EI/L। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट शेयर फोर्स डायग्राम। यहाँ पे क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम है और कपल अप्लाइड है, तो ये हो जाएगा C हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और कितने के बराबर में होगा? M/L के बराबर। इसकी वैल्यू होगी M/L के बराबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? देखिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि कौन कौन से लाइन्स होते हैं। एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल मस्ट लाई इन प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। तो प्लेट लेवल का एक्सिस जो है वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। दूसरा लाइन मतलब डिजायर लाइन क्या है? लाइन ऑफ कॉलिमेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट इट्स इंटरसेक्शन विद द वर्टिकल एक्सिस। जहाँ पे लाइन ऑफ कॉलिमेशन परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके साथ? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है किसके साथ? वर्टिकल एक्सिस के साथ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। Axis of the altitude level or telescope level must be parallel to the line of collimation. The vertical vernier must read 0 when the line of collimation is horizontal. The axis of steering level, if provided, must be parallel to the horizontal axis. यही है करेक्ट आंसर जो कि आपको इसमें मिलेगा, जो कि सही है स्टीयरिंग लेवल वाला। बाकी और कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब एक बार आप चेक कर लेना अपने हिसाब से। सारा स्टेटमेंट मैंने बता दिया है, तो यही है कि जो
इसमें सही आएगा आपको। नेक्स्ट है अ 2-lane स्ट्रेट हाईवे विद बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द क्राउन विद रिस्पेक्ट टू द एज, एज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन कैम्बर, एज्यूमिंग हैप्पी रेनफॉल। तो हैप्पी रेनफॉल के लिए क्या होता है, हैप्पी रेनफॉल के लिए कैम्बर 1/50 जो कैम्बर की हाइट होती है। अब चलते हैं 2 वे, मतलब 2-lane स्ट्रेट हाईवे है, बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस है, तो 2 वे के लिए कितना होगा 7.5 मीटर इसकी विड्थ होगी, ये यहाँ पे कैम्बर है और ये इसका स्लोप है 1/n। तो इसके लिए फार्मूला, सिंपल फार्मूला होता है, अगर फार्मूला चाहे तो फार्मूला से भी कर सकते हैं इसको, अगर आप मैनुअली फाइंड करना चाहो तो मैनुअली भी फाइंड कर सकते हो। क्या होता है W/2n बस। तो यहाँ पे W कितना है, विड्थ कितना है 7.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई अब 2n 2 इंटू 50 तो कितना आ जाएगा 70। अच्छा हमें मीटर में फाइंड करना है तो हमें मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। 7.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 50 ये आपको आंसर दे देगा, ये आंसर आएगा 0.074 के आसपास, मतलब आंसर आएगा ए। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम किस पे बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और कंजर्वेशन, मतलब 1 and 3 का ऑप्शन है बी। द डिज़ाइन पीरियड फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट कितना 15 to 20 ईयर्स, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये है रेक्टेंगुलर स्लैब हुज लेंथ एक्सीड्स ट्वाइस इट्स विड्थ, उसको हम क्या बोलते हैं 1 वे स्लैब बोलते हैं, 2 वे नहीं 1 वे स्लैब बोलते हैं, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, बाकी सब स्टेटमेंट सही है। GMM स्टैंड्स फॉर ग्रीनविच मीन मिडनाइट। अजम्पशन मेड इन द इलर्स थियरी, इलर्स थ्योरम का मैं आपको अजम्पशन दिखाता हूँ एक बार। ये सब अजम्पशंस हैं। कॉलम इनिशियली परफेक्ट स्ट्रेट, लोड इज अप्लाइड एक्शियली, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, कॉलम इज परफेक्टली इलास्टिक, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक एंड ओबेज हुक्स लॉ। लेंथ जो है कॉलम का वो वेरी लार्ज है एज कम्पेयर टू इट्स लेटरल डायमेंशन, डायरेक्ट स्ट्रेस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू इट्स बेंडिंग स्ट्रेस, कॉलम विल फेल बाई बकलिंग अलोन, सेल्फ वेट ऑफ कॉलम इज नेग्लिजिबल। तो ये है एजम्पशंस ऑफ द इलर्स थियरी। अब इसमें से देखते हैं कॉलम इज इनिशियली स्ट्रेट, यस, क्रॉस सेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, यस, द लाइन ऑफ थ्रस्ट कॉन्साइड एग्जैक्टली विद द एक्सेस ऑफ द कॉलम, मतलब जो लोड था वो एक्चुअली अप्लाइड किया गया था, बिल्कुल सही, ये भी सही है। मटेरियल इज होमोजीनियस बट नॉट आइसोट्रोपिक, नहीं आइसोट्रोपिक भी होता है। द शॉर्टनिंग ऑफ द कॉलम ड्यू टू एक्सियल लोड कंप्रेशन इज नेग्लिजिबल, ये भी सही है। तो आंसर आ जाएगा 98th का बी, 1, 2, 3 and 5, 4th इसमें सिर्फ सही नहीं है। नेक्स्ट है द सीवेज इज फ्लोइंग 4.5 mld फ्रॉम अ प्राइमरी क्लैरिफायर टू द स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, 5D BOD दिया हुआ है यहाँ पे 160, द वैल्यू ऑफ एडॉप्टेड ऑर्गेनिक लोडिंग दिया हुआ है 160 kg/ग्राम पर मीटर क्यूब पर डे, कह रहे टोटल BOD 5 डेज के बाद कितना होगा kg पर डे में। आसान है, आपको क्या करना है पर डे रेट कितना ऑर्गेनिक लोडिंग का 160, देखो तो इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे सिंपली 160 इंटू 4.5, यहाँ पे mld में कितना है 4.5 और mld को चेंज करना है मिलियन लीटर को 10⁻6 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 720,000 ग्राम पर डे में। अब यहाँ पे लीटर में चाहिए तो 720 kg पर डे, kg में चाहिए तो 720 kg पर डे आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम द थियरी ऑफ इलास्टिसिटी स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं 2p/πdl, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ में। ट्रेवर्सिंग है कैरिड आउट फ्रॉम क्लोज ट्रेवर्स PQRS, द इनिशियल एंगल दिया हुआ है तो ये क्लोज ट्रेवर्स है यहाँ पे। इसमें आपको सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो इंटीरियर एंगल होता है वो किसके बराबर में होता है, इंटीरियर एंगल फोर बियरिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन। तो फर्स्ट लाइन का हमें फोर बियरिंग दिया हुआ है और यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। अगर हम इसको PQRS मानते हैं तो P का एंगल दिया हुआ है कितना 92, इसका दिया हुआ है 68। तो अगर हम इसका फोर बियरिंग फाइंड कर सकते हैं इजीली तो क्या होगा, यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है 60 डिग्री इज इक्वल टू फोर बियरिंग ऑफ लाइन RS माइनस बैक बियरिंग ऑफ लाइन PR। बैक बियरिंग हम फाइंड कर सकते हैं इसके फोर बियरिंग से माइनस करके,
92 प्लस 180 करेंगे तो बैक बेरिंग आ जाएगा। तो 92 प्लस 180 माइनस 68 करेंगे तो हमें 4 बेरिंग मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, एक बार हमें इसे 4 बेरिंग फाइंड करना है, फिर इसका बैक बेरिंग फाइंड कर लेना है। अब इस तरह से आप पूरे ट्रेवर्स का भी फाइंड कर सकते हो। अब जिससे पूछा है आर एस का पूछा है तो आर एस का फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 196 आ जाएगा इसका आंसर। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वाज डेवलप्ड बाय हार्डी क्रॉस इन 1930। 1929 में इन्होंने कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया था, 1930 में ये पब्लिश हुआ था। एक्सटेंशन ऑफ ऑटोकैड DWG होता है इसका एक्सटेंशन। फॉर द रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम सेक्शन द शेप ऑफ शियर एनफोर्समेंट कैसा होता है, ऊपर से पैराबोलिक, ऊपर से पैराबोलिक और नीचे से स्ट्रेट, इस तरीके का। तो यह आ जाएगा पैराबोलिक अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। द ओवरऑल विड्थ बिटवीन द बिल्डिंग लाइन्स ऑफ एक्सप्रेसवे, मेरे हिसाब से ये आएगा नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम बात करें IRC 73 की तो ये सिर्फ NH/SH तक ही स्पेसिफाई करता है, और अगर हम NH/HS की बात करें तो इसके लिए विड्थ होता है बिल्डिंग लाइन्स के बीच में 80 मीटर्स की। तो यह 80 मीटर्स होगा, एक तो आंसर हो सकता है कि 80 मीटर हो, बट दिस इज़ नॉट फॉर एक्सप्रेस वेज। एक्सप्रेस वे के लिए जो कोड है वो है IRC का SP 99 2013। उस समय जब ये IRC कोड 73 आया था उस समय एक्सप्रेस वे का इतना कंस्ट्रक्शन होता नहीं था। तो बाद में जो स्पेसिफिकेशन आया स्टिपुलेट आया IRC का 99 2013 में, ये है स्पेशली फॉर एक्सप्रेस वे, और इसमें सिर्फ राइट ऑफ वे के लिए दिया हुआ स्पेसिफिकेशन, और वो है मिनिमम यहाँ पे 90 to 120 रूरल सेक्शन में, और अगर सेमी अर्बन एरिया है वहाँ पे 120 मीटर्स। तो ये तो है सिर्फ किसके लिए, रोड लैंड विड्थ के लिए, मतलब राइट ऑफ वे के लिए। तो जो बिल्डिंग लाइन है सेटबैक डिस्टेंस दोनों तरफ ऐड करने के बाद ही आएगा, तो मतलब इसकी डिस्टेंस तो इससे फार ही होगी। तो इसमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं जो इसको मैच कर रहा हो, तो इसलिए मेरे हिसाब से नन ऑफ दीज आएगा। ये आंसर सिर्फ NH और SH के लिए याद रखना, ये आंसर सही नहीं है। हालांकि ये SP 99 राइट ऑफ वे के लिए तो देता है, बट ये बिल्डिंग लाइन के लिए कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं देता है। नेक्स्ट चलते हैं, टू सॉइल स्पेसिमेन है, आइडेंटिकल ज्योमेट्री है, ये बहुत इजी है। यहाँ पे पूछा है कि फॉलोइंग हेड टेस्ट है, तो 2 सॉइल है जिसका सब कुछ सेम है, बस K की वैल्यू अलग अलग है और H1 और H2 का रेशियो भी अलग अलग है। तो आपको H1 और H2 की रेशियो फाइंड करनी है। तो पहले तो हम फार्मूला देखते हैं कि क्या फार्मूला होता है। जो ओरिजिनल फार्मूला है फॉलोइंग हेड टेस्ट का वो क्या है, K इज इक्वल टू 2.303 AL डिवाइड बाई 80 इंटू लॉग बेस 10 H1 डिवाइड बाई H2। अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो फैक्टर्स हैं वो K दिया हुआ है और L1 H1 H2 के वेरिएशन में दिया हुआ है, बाकी इस सब की जरूरत हमें नहीं है, तो इसको हम काट देते हैं। K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग H1 बाई H2। अब यहाँ पे 2 K का हमें रेशियो फाइंड करना है, तो K1 डिवाइड बाई K2 इज इक्वल टू H1 और H2 पहले वाले का गिवन है कितना 1.25, दूसरे वाले का हमें फाइंड करना है, तो लॉग बेस 10 है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ H1 बाई H2, ये H1 बाई H2 फाइंड करना है। और K2 दिया हुआ है कितना 5 टाइम्स, तो ये K2 का भी वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5K1, K2 की वैल्यू भी 5K1 दिया हुआ है। यहाँ पे अब देखो K1 कैंसिल आउट हो गया, आपको सिर्फ यहाँ पे अब यही अननोन दिखेगा, बस इसको आप फाइंड कर लोगे तो ये सिंपली मिलेगा आपको 3.05। हालांकि ये बिना कैलकुलेटर के आप सॉल्व नहीं कर सकते। एज पर IRC 37/2012 फटीग लाइफ ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट कंसिडरिंग द ग्रैनुलर बेस एंड सब बेस डिपेंड्स ऑन। फार्मूला देखते हैं IRC का, ये 2 फार्मूला है, एक किस पे डिपेंडेंट है, फटीग लाइफ ऑफ द मेंबर स्टैंडर्ड NF क्या फटीग लाइफ है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ एट द बॉटम ऑफ द बिटुमिनस लेयर, रेजिलियंस मॉडुलस पे डिपेंडेंट है, तो आएगा रेजिलियंस मॉडुलस, हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन राइट, वर्टिकल टेंसाइल स्ट्रेन नहीं होता इसमें, खाली सबग्रेड स्ट्रेन होता है। मिक्स डिजाइन भी है क्योंकि इसमें वॉल्यूम फिल्ड विद बिटुमिन और एयर वॉइड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो 1, 2, 3 करेक्ट है, 4th इनकरेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर्स। कंटूर का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्लोज कंटूर लाइन हायर वैल्यू इनसाइड को हम लेक नहीं हिल बोलते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया।
अब क्या कह रहा है, कंटूर इज इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, यस. क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन्स इंडिकेट स्टीप स्लोप, यस. कंटूर लाइन इज इक्वल हाइट में नॉट कन्वर्ज, राइट, कन्वर्ज नहीं होते हैं. नॉर कंटिन्यू एज वन लाइन, बिल्कुल सही. बट अ सिंगल कंटूर लाइन में स्प्लिट इंटू टू लाइन्स, नहीं, बिल्कुल नहीं. मेन विल नॉट लाइन डू नॉट स्प्लिट, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया. इसका हाफ सही है, हाफ स्टेटमेंट इसका गलत है, तो अल्टीमेटली ये भी गलत है. तो आंसर में सही होगा सिर्फ 2 और 3. तो आंसर आ जाएगा 2 और 3 मतलब ए. नेक्स्ट है मैक्सिमम परमिशिबल एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू. देखते हैं. तो एज पर IS 383 2016 ये क्या कहता है कि फॉर एग्रीगेट अगर हम यूज़ कर रहे हैं वियरिंग कोर्स में तो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इम्पैक्ट वैल्यू, और अगर अदर पर्पज़ के लिए कितना है 45%. बट हमें सिर्फ WBM के लिए चाहिए, तो हम बुक की माने या फिर IRC की माने. तो फॉर वाटर बॉन्ड मेकडम द बेस मैक्सिमम परमिशन वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 40%. तो आंसर आएगा सी. सेल लाइक यूनिट्स आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका है, रेस्टर डेटा का है. विच टाइप ऑफ द बॉन्ड इज कंप्राइज्ड ऑफ डबल फ्लेमिश बॉन्ड फेशिंग एंड इंग्लिश फ्लेमिश बैक बॉन्ड बैकिंग, ये किसका है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड का. कंसिडर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैनाल एंड स्टेट व्हाट इज द यूज ऑफ डोवला. डोवला क्या होता है देखते हैं. ये कैनाल का फुल क्रॉस सेक्शन है और यहाँ पे देखो ये कटिंग है, यहाँ पे बर्म होता है और फिर ये बैंक होता है और यहीं पे हम रोड बनाते हैं. और रोड बनाने के लिए यहाँ पे रोड के साइड में हम डोला बना देते हैं. यहाँ पे बेसिकली ये डोला है. डोला के यहाँ पे प्रोसेस क्या है, इसका साइज भी लिखा हुआ है. डोलाज इज 0.3 मीटर हाई, 0.3 to 0.6 मीटर वाइड एट टॉप विद द स्लोप. इसकी स्लोपिंग होती है 1.5:1 to 2:1 आर प्रोवाइडेड अलॉन्ग द बैंक. तो इसका मेन पर्पस क्या है, एज अ मेजर ऑफ सेफ्टी इन ड्राइविंग सेफ्टी के लिए, ताकि जो ड्राइवर है या फिर जो व्हीकल है वह यहाँ पे कैनाल के अंदर फॉल ना हो. दे ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग द स्लोप इरोजन ड्यू टू रेन. जब बारिश होगी तो यहाँ पे जो स्लोप का इरोजन होगा नीचे वो भी रोकता है. तो दोनों काम होता है इसमें. अब आते हैं क्वेश्चन पे. द पॉसिबिलिटी ऑफ लीक एंड ब्रीच आर रिड्यूस्ड एज दे आर ब्रिंग द सैचुरेशन लाइन, नहीं. द प्रोटेक्ट द बैंक फ्रॉम इरोजन बिकॉज ऑफ द वेव एक्शन, नहीं. रेन होता तो सही होता. दे एक्ट एज अ कर्ब ऑन द साइड ऑफ द रोडवे टुवर्ड्स द कैनाल, बिल्कुल सही. कर्ब्ड रोड जो इसको हम बोलते हैं ताकि ट्रैफिक को गाइड कर सके कि इसके आगे नहीं जाना है. तो आंसर सी इज द राइट वन. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल मूव्स फ्रॉम अर्थवर्क टू ब्रिक वर्क. देखो यहाँ पे लॉन्ग वॉल का क्या पूछा है, लेंथ. तो अगर लेंथ पूछा है लॉन्ग वॉल का तो क्या होगा, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस. अगर यहाँ पे विड्थ पूछा होता, अगर सॉरी यहाँ पे अगर शॉर्ट वॉल पूछा होता, मान लो लॉन्ग वॉल तो ठीक है, लॉन्ग वॉल का लेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है. लेकिन अगर यहीं पे शॉर्ट वॉल होता लेंथ, शॉर्ट वॉल का लेंथ क्या होता है, इंक्रीजेस. शॉर्ट वॉल के लिए भी क्वेश्चन पूछते हैं, शॉर्ट वॉल इंक्रीज करेगा लेंथ और लॉन्ग वॉल का डिक्रीज करेगा. आप यहाँ पे देख सकते हो, इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल जनरली रिड्यूसेस फ्रॉम द अर्थवर्क टू ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, वेयर एज द लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल राइजेस. शॉर्ट वॉल का राइज होगा बट लॉन्ग वॉल का डिक्रीज होगा. कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता ही है, लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन प्लस में विड्थ ऑफ आइटम से लॉन्ग वॉल निकालते हैं और विड्थ ऑफ द आइटम से, आइटम मीन्स जो साइड में है, चाहे वो कॉलम हो चाहे कुछ भी हो, उसका हम विड्थ माइनस कर देते हैं. एज द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन वॉल इज ग्रेटर दैन द विड्थ ऑफ ब्रिक वॉल, इट इज़ कंक्लूडेड दैट द शॉर्ट वॉल लेंथ इज इंक्रीज फ्रॉम द फाउंडेशन टू ब्रिक वॉल. तो यही रीज़न है लॉन्ग वॉल के लेंथ का घटने का और शॉर्ट वॉल के लेंथ का बढ़ने का. आंसर आएगा डी. बेटीज थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर स्ट्रक्चर एंड जो स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में. 2 और 3 करेक्ट, मतलब आंसर ए इज करेक्ट. सर्च टैंक इज अ डिवाइस कनेक्टेड टू द पेनस्टॉक पाइपलाइन एंड इंस्टॉल्ड एट द क्लोज टू पावर हाउस एज द टोपोग्राफी ऑफ द एरिया परमिट्स. द मेन फंक्शन ऑफ द सर्च टैंक. सर्च टैंक का मेन फंक्शन क्या होता है कि जब मान लो अचानक से डिमांड बढ़ गया तो ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो एक तरह से रिजर्व वाटर रखता है अपने अंदर और जब ज़रूरत पड़ेगी इमरजेंसी में तो ये प्रोवाइड करता है. और जो वाटर हैमर का अगर मान लो सडन वॉल्व क्लोज हुआ, उस केस में जो वाटर हैमर का प्रेशर आएगा उसको भी प्रोटेक्ट करता है. क्यों, कैसे, जो वाटर जो बैक आ रहा है उसको अपने अंदर स्टोर करके प्रोटेक्ट करता है पाइप को. तो इसमें आंसर हो जाएगा रिस्ट्रिक्ट द वाटर हैमर इफेक्ट टू द स्मॉल लेंथ ऑफ द पेनस्टॉक. फाइंड द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल. बहुत ईजी है, आपको क्या दिया हुआ है, वॉइड रेशियो दिया हुआ है. तो पोरोसिटी क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई. इसे आप फाइंड कर सकते हो सिंपली. तो ये आंसर आएगा 0.33. इन एस्केप फोल्डिंग द वर्टिकल मेंबर ऑफ द फ्रेमवर्क सपोर्टेड ऑन द ग्राउंड. ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कई बार. तो ये है
स्कैफोल्डिंग का पूरा जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पूछा है वर्टिकल मेंबर को क्या कहते हैं, तो वर्टिकल मेंबर कहते हैं स्टैंडर्ड्स, जो ग्राउंड पे सपोर्टेड होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स। बाकी सब मेंबर के बारे में एक बार आप देख लो क्योंकि क्वेश्चन में आते रहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड्स है, आंसर हो जाएगा बी। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इन विच रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन इज फंक्शन ऑफ द बोथ शियर स्ट्रेस। हमने पीछे डिस्कस किया था, आपको याद हो तो, और इसको हमने नाम दिया था RBT, रियोप्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक एंड थाइसोट्रोपिक। तो ये तीन है, टाइम डिपेंडेंट होता है। अब ये क्या पूछा है, नॉन न्यूटोनियन, मतलब ये तो न्यूटोनियन हो गया, तो इन दोनों की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो क्या हो जाएगा, R, रियोप्लास्टिक एंड थाइसोट्रोपिक। तो रियोप्लास्टिक एंड थाइसोट्रोपिक, तो 4 and 5 आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे नॉन न्यूटोनियन लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119। द वाटर शेड ऑफ ए एरिया 90 हेक्टेयर हैज अ रन ऑफ कोफिशिएंट 0.4 दिया हुआ है, स्टॉर्म ड्यूरेशन लार्जर देन टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर शेड एंड इंटेंसिटी दिया हुआ है 4.5। तो कह रहा है पीक डिस्चार्ज निकालो। पीक डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, QP इज इक्वल टू 1/36 इंटू K PC इंटू A। 1/36 इंटू PC कितना है यहाँ पे 0.4 इंटू 90, PC यहाँ पे 90 है और K यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो 0.4 है और PC यहाँ पे 90 हेक्टेयर है, मतलब एरिया इंटू एरिया जो 90 है और क्या दिया हुआ है इसमें, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल दिया हुआ 4.5, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड पीक डिस्चार्ज निकालने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है 2 मीटर लॉन्ग, ये बेसिकली ये बीम दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ए पॉइंट का रिएक्शन बताओ और बेंडिंग मोमेंट एट द एंड डी ऑफ द कैंटिलीवर, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट बताओ। देखो लिंक है तो बहुत सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि सेंटर में लोड है तो यहाँ पे कितना रिएक्शन होगा, हाफ होगा 50 किलोन्यूटन, मतलब यहाँ पे लोड जो लग रहा होगा 50 किलोन्यूटन डाउनवर्ड, यहाँ पे लोड लग रहा होगा 50 किलोन्यूटन डाउनवर्ड, मतलब ये कैंटिलीवर इंडिपेंडेंट हो गया, ये कैंटिलीवर इंडिपेंडेंट। तो अब यहाँ पे रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ बीच में और कोई लोडिंग तो है नहीं, तो 50 ही यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा। तो रिएक्शन एट ए हो जाएगा 50 किलोन्यूटन, तो पहला हो गया 50 किलोन्यूटन, और बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा 50 किलोन्यूटन इंटू डिस्टेंस, तो 100, तो 50 एंड 100, आंसर डी। ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वीडियो कैसा लगा हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।